नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए अब विस्तार से अभी तक की खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में आज पूरे दिन हुआ क्या, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आज चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया। बनबसा जगपुड़ा पुल से रोड शो करते हुए सीएम धामी टनकपुर में गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ सांसद अजय टम्टा और विधायक कैलाश गहतोड़ भी मौजूद थे। सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम ने यहां जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। हमारा बिल्कुल घर है, मां पूर्णागिरी का द्वार है और सभी के साथ मैंने संवाद किया है। बहुत सारी जो यहाँ की जन समस्याएं थी उनको सुना है, कुछ का हमने मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया और जो आगे की हैं उनको आगे प्रस्तावों में शामिल करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। और इससे पहले सीएम पुष्कर धामी ने आज खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड बनने के बाद सीएम धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो खटीमा शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान सीएम ने खटीमा को उत्तराखंड राज्य की जननी बताया और कहा कि उत्तराखंड के राज्य के लिए शहादत देने वाले आंदोलनकारियों के सपने साकार हों, ऐसा उत्तराखंड बनाने जा रहे हैं। वहीं सीएम के आने से और घोषणाओं से राज्य आंदोलनकारियों में भी उत्साह देखने को मिला। जो राज्य आंदोलनकारियों को मान्यवर से उम्मीद थी कि वो कुछ घोषणाएं करेंगे, उसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री ने 2-3 घोषणाएं खटीमा में की है, जिससे राज्य आंदोलनकारी काफ़ी संतुष्ट हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, खटीमा हमारी उत्तराखंड आंदोलन की जननी है। कहीं से अगर आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो खटीमा से हुआ। उसी का परिणाम था कि हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से धरती हमारे लिए साक्षात स्वर्ग के समान है और साक्षात ये धरती जो है उत्तराखंड को रास्ता दिखाने वाली धरती है। ये शहीदों की धरती है, सैनिकों की धरती है। और देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने 3 नेताओं को नोटिस जारी किया है। अनुशासनहीनता के आरोप में तीनों को नोटिस जारी किया गया। इन नेताओं में ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई, ऋषिकेश मंडल अध्यक्ष दिनेश सत्ती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत शामिल हैं। तीनों को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीजेपी ने इससे पहले रुड़की के मेयर को भी ऐसा ही नोटिस जारी किया था। और राज्य में प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर जो रोक लगी गई थी, वो रोक हटा ली गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज ये बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 769 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन ही रहेंगी और 2012 की नियमावली के तहत ये प्रक्रिया पूरी की जाए। अदालत ने NIOS से DLED करने वालों पर भी खुद से फैसला लेने को कहा। हाईकोर्ट में 10 फरवरी 2021 से सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी और अब भर्ती पर से रोक हटा दी गई है। राज्य सरकार को ये छूट दे दी है कि आप नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखें और जो भी नियमावली के तहत पात्र लोग हैं उनको आप नियुक्त कर सकते हैं। ये नियुक्ति रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने अपने पंच प्यारे वाले बयान पर सिख समुदाय से माफी मांगी। फेसबुक पोस्ट के जरिए हरीश रावत ने लिखा कि वो अपनी बात के लिए प्रायश्चित करने को तैयार हैं और इसके लिए गुरुद्वारे में झाड़ू लगाएंगे। दरअसल पंजाब कांग्रेस में मची कलह को सुलझाने के लिए हरीश रावत मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी, जिसके बाद मीडिया को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 कार्यकारी अध्यक्षों को पंच प्यारे कहकर संबोधित किया था। सिख मान्यता में पंच प्यारे बहुत सम्मानजनक उपाधि है। पंजाब के प्रमुख दल अकाली दल ने वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने हरीश रावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उनसे माफी मांगने को कहा। पंजाब की पॉलिटिक्स का उत्तराखंड में भी सिख बाहुल्य उधम सिंह नगर में खासकर बहुत असर होता है और इसी को देखते हुए हरीश रावत ने माफी मांग ली। आपको सुनाते हैं हरीश रावत का वो बयान जिस पर बवाल मचा है। मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल PCC प्रेसिडेंट से और उनकी टीम और हमारे पंच प्यारे हैं जो 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। हरीश रावत के पंच प्यारे पर दिए बयान पर माफी मांगने पर हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर उन्हें गुरुद्वारे में झाड़ू लगानी ही है तो पंजाब में लगाएं, क्योंकि उन्होंने गलती वहीं को लेकर की है। हरीश भाई क्योंकि इतने समझदार हैं, लेकिन कई बार बहुत समझदार व्यक्ति भी कई बार ऐसी बातें मजाक में या बहुत
कह देता है तो माफ़ी मांगना तो चलो ठीक है, वहाँ तक ठीक, लेकिन अगर उनको किसी गुरुद्वारे में झाड़ू ही लगाना है तो पंजाब में लगाएं। मतलब पंजाब में क्योंकि गलती वहाँ को लेकर की है, पंजाब को लेकर गलती की, तो मैं सोचता हूँ झाड़ू भी अगर उनको प्रायश्चित भी करना है तो वो ही करना चाहिए। मैं सोचता हूँ, मेरी तो सुझाव है। इधर 2016 की बगावत के झटके से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। कई सीटों पर कमजोर उम्मीदवार होने से 2017 में हार और बड़ी हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस 2022 में ऐसी गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब तो नजरें दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं पर भी कांग्रेस ने जमा दी है। – 2017 में करीब 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को मजबूरी में कमजोर उम्मीदवार उतारने पड़े, क्योंकि बड़े नेताओं के बीजेपी में जाने से कांग्रेस का काम खराब हो गया था। लेकिन 2022 में कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार तलाश रही है, फिर वो चाहे अपनी पार्टी का हो या बीजेपी में सेंधमारी करनी पड़े। उतनी अल्प अवधि में फिर वहां पर एकदम से नए प्रत्याशियों को खड़ा करना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि हमने हर विधानसभा में जो है फिल अप द ब्लैंक भी किया है और मजबूत प्रत्याशी भाजपा के सामने हम खड़े करने का काम करें। कांग्रेस की 2016 की बगावत के बड़े नेता हरक सिंह रावत रहे। हरक सिंह का कहना है कि नैनीताल, नरेंद्रनगर, बाजपुर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, लैंसडाउन, केदारनाथ जैसी कई सीट रही जहां कांग्रेस को उम्मीदवार खोजे नहीं मिले, और अब भी कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जो 10-20% वोट भी खींच पाए। कांग्रेस के पास आज भी उस स्तर के लोग नहीं हैं कि जो भी कि जो वो अपने दम पर 10-20% वोट जो मिलेगा पार्टी को मिलेगा। अपने स्तर पर वोट 2-4% कैंडिडेट अगर अपने स्तर पर वोट लाने की क्षमता नहीं है तो वो सीट निकालने की स्थिति में नहीं आ सकता है। 2016 में बड़े नेताओं के जाने का नुकसान पार्टी को हुआ, ये बात कांग्रेस के बड़े नेता आज भी मानते हैं। ऐसे में 2022 में कांग्रेस किसी भी सीट पर कमजोर उम्मीदवार उतारकर काम नहीं बिगाड़ना चाहती, और इसके लिए कांग्रेस बीजेपी के खेमे पर भी नजर गड़ाए हुए है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़ रही है। अब करीब 18 सीनियर नेताओं को पार्टी ने सभी 70 विधानसभाओं के दौरे पर भेजा। इसमें पार्टी के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पार्टी के चारों महामंत्री, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत दूसरे नेता भी शामिल हैं। इन सभी को 5 से 7 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है और उन्हें हर विधानसभा में रात्रि विश्राम को भी कहा गया है। सभी जगहों पर शक्ति केंद्र से लेकर स्थानीय नेताओं की बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक ये नेता उस सीट पर पार्टी का गणित और विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी पार्टी को सौंपेंगे, जिससे टिकट देने या फिर टिकट काटने में इस्तेमाल किया जाएगा। आगामी कार्यक्रम बूथों पर होने हैं, जो आगामी कार्यक्रम विधानसभा के अंदर होने हैं, बूथ से लेकर के विधानसभा तक के जो कार्यक्रम होने हैं, उन सब पर चर्चा और वो कैसे अच्छे हों, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, उनका लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके, ऐसा प्रयास उनके माध्यम से किया जाएगा। इधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ में डीएफओ पर बिना परमिशन के करोड़ों के निर्माण कार्य कराने के आरोप लगे, जिससे कॉर्बेट में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां पर बिना अनुमति के ही रोड और गेस्ट हाउस बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और एनजीटी के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे बाघ के हैबिटेट को भी काफी नुकसान हो रहा है। इस मामले में हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है। देखिए, जो कालागढ़ के डीएफओ हैं किशन चंद, इससे पूर्व राजा जी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे थे। वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र जो है कालागढ़ डीएफओ के पद पर इस समय तैनात हैं। वहाँ पर जो है उन्होंने अवैध रूप से लकड़ियों का कटान वहाँ पर हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ियाँ बाहर जा रही हैं और तरह तरह वहाँ पर जगह जगह पुलिया बना रहे हैं और दीवारों बनाने की होड़ लगी हुई है। क्योंकि अभी ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के विचाराधीन है, तो उसमें हम बाकी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई होंगी और कॉर्बेट की जो भी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ऐसा कोई खतरा नहीं होगा।
द श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों द्वारा स्वीकृत सीटों से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मामले और उनकी परीक्षाएं कराने के मामले में राज्यपाल को लेटर भेजा गया है, जिसमें ऐसे कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने को कहा गया है और वहीं मामले में यूनिवर्सिटी के ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया गया। वीसी का कहना है कि ऐसे कॉलेजों और अधिकारी कर्मचारियों पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। स्वीकृत सीटों से ज़्यादा सीटें हैं वो अगले सत्रों में घटा दी जाएंगी। नंबर दूसरा, उन्होंने जो बच्चों से फीस लिया है उन अतिरिक्त सीटों पे प्रति बच्चे के हिसाब से 30% उन पे प्रशमन शुल्क आरोपित किया गया है और वह शुल्क वो बच्चों से नहीं लेंगे। और तीसरा जो निर्णय किया है कि इन 8 निजी महाविद्यालयों की संबद्धता को आंशिक या पूर्ण रूपेण समाप्त करने के लिए कुलाधिपति जी को संस्तुति की गई है। द उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा बनाई गई मुक्ति योजना का शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो चुका है। योजना के तहत संस्कृत अकादमी द्वारा हरिद्वार में लोगों से फीस लेकर उनके मृतक परिजनों की अस्थियां विसर्जित कराई जाएंगी। वहीं तीर्थ पुरोहितों के सबसे बड़े संस्था श्री गंगा सभा ने अकादमी पर संस्कृति के साथ छेड़छाड़ और तीर्थ पुरोहितों के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। साथ ही इस योजना का गंगा सभा ने भी विरोध किया। खबर देहरादून से, यहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में बॉर्डर की सड़कों को लेकर बात हुई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और बीआरओ मिलकर काम करें। साथ ही अजय भट्ट ने भरोसा दिया कि बॉर्डर के अलावा भी राज्य में दूसरी सड़कों के लिए बीआरओ मदद करेगा। सड़कों का किस तरीके से काम होना चाहिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं। सर, क्या आपने निर्देश दिए हैं? मैंने कहा है कि बीआरओ और पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, एनएच जितनी भी एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं, आखिर हम सबका उद्देश्य अच्छी सेवा देना है और लगभग हमारा काम भी एक जैसा है, इसलिए हम मिलके करें। जब भी हमारी यहाँ की सरकार हमें बुलाएगी, बीआरओ को बुलाएगी, वो वहाँ अपनी सेवा देंगे, अपनी राय देंगे, जो तजुर्बा है वो तजुर्बे से काम करेंगे। तो हम पारस्परिक सहमति से कई मुद्दों को सुलझा सकते हैं। सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए और अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। आखिर हम सब देश की संस्थाएं हैं, प्रदेश में काम कर रही हैं, हम बाहर के लोग नहीं हैं, तो एक यूनिटी के रूप में मिलकर हम काम करेंगे तो उसका आनंद भी आएगा और काम भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देवप्रयाग के निकट तोता घाटी में 5 दिनों से बंद बद्रीनाथ हाईवे को आखिरकार खोल दिया गया, जिसके बाद वैकल्पिक मार्गों पर लोगों के अतिरिक्त सफर की मजबूरी भी फिलहाल खत्म हो गई है। हालांकि हाईवे से सटी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर अब भी लटकती चट्टानें खतरा बनी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी, एनएच के अधिकारियों ने जनता से भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार विभाग के सभी प्रयासों करने के बाद वाहनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी जो आवाजाही यातायात कर रहे हैं, वहां से आने जाने का लोग कर रहे हैं प्रयास, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ ही उस पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर की स्ट्रेच में अपना आवागमन करें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। सीएम योगी के सख्त एक्शन के बाद